जुलाई महीने के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी होम्योपैथ मित्रों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक केस को जिसको हमने ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस से सॉल्व किया है। पिछले मंथ में आप सभी लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहा था, तो हम इस मंथ की शुरुआत इस केस से कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस में फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें दवा मुंह से नहीं खिलानी है। जैसे होम्योपैथिक दवा को रोगी शरीर में पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप रोगी के टंग पर 2 गोलियां या 1 बूंद जीभ पर दे देते हैं और रोगी को असर शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है नाक से सूंघाकर। तीसरा है स्किन के ऊपर रब करके। चौथा तरीका एलोपैथी में है इंजेक्शन दे करके। तो ये सब तरीके आज तक प्रचलित है। एक चौथा तरीका या एक अगला तरीका हम कह सकते हैं जिसमें रोगी को दवा खिलानी नहीं है। न तो मुंह से दवा खिलानी है, न तो नाक से सूंघानी है, न तो टेक्चुअल शरीर के कहीं पार्ट्स पर लगानी है। यह तरीका है जिसमें रोगी के शरीर में दवा की एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है। रोगी चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम दवा की एनर्जी उसके शरीर में पहुंचा सकते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर मित्र अलग अलग तरीक़ों से दवा एनर्जी रोगी के शरीर में पहुंचाते हैं। डोजिंग है या रेकी है या अलग अलग तरीके से, लेकिन यह जितना साइंटिफिक है ट्रांसमिशन, और यह इतना प्रूव्ड है कि हम इसको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास समय और सुविधा और इस साइंस की जानकारी है तो आप इस ट्रांसमिशन को कर सकते हैं अपने पेशेंट पर। मैंने बहुत सारे पेशेंट पर यह वेरीफाई किया है, देखा है कि यह ट्रांसमिशन वर्क करता है। अभी मैं जो क्लिनिक करता हूँ उसमें हमारे 50% पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैं खाने की ओरली गोली देता हूँ, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम सिर्फ ट्रांसमिशन करते हैं, खाने की कोई गोली इवन प्लेसिबो भी नहीं देते हैं। मैं क्लास में जो केसेस शेयर करता हूँ, आज तक जो शेयर करते आया हूँ, सभी ओरल के थे, यानी जिनको मैंने ओरली मेडिसिन खिलाया है। लेकिन आप लोगों ने जागरूकता जाहिर की थी पिछले महीने में कि हमें वह सीखना है, इसलिए हमने कोशिश किया है आपको ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ी जानकारी दूं। बाकी इसके फाइनल अथॉरिटी जो इसके डिस्कवरर थे डॉक्टर बी साहनी, बंधु साहनी, जो पटना में थे, जिनके सानिध्य में मुझे करीब 3 साल साथ रहने का मौका मिला, उनसे मैंने सीखा। अभी उनके लड़के डॉक्टर MK साहनी सर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फाइनल परमिशन लेने से लेकर के फाइनल जानकारी लेने तक मैं तो कहूँगा कि आप उनसे ज़रूर सीखिए, उनके पास जाइए। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। यह 40 वर्षीय एक महिला रोगी का केस है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी तक? ओके। रोगी ने बताया, हमारे साथ काम करने वाली एक महिला टीचर ने आपके बारे में मुझे बताया। वह टीचर अभी नई नई ज्वाइनिंग की है। जब मैंने उनको अपनी सारी तकलीफ़ विस्तार से बताया, तब उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि आप बाल से इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि आप खाने की कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं, मुझे भी अपना इलाज करवाना है। मैंने कहा ठीक है।
रोगी ने कहा मैंने हर तरह की दवाइयाँ ली है, एलोपैथिक, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, पर आप इतने दूर रहते हैं कि आना संभव नहीं है, वह भी आजकल के कोरोना परिवेश में आना भी संभव नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपना बाल मुझे भेज दीजिए, ये सिर से निकाला हुआ 3 से 4 बाल हम मंगवाते हैं, वो सेपरेट करके। अगर सिर में बाल नहीं हो उसका भी उपाय है कि शरीर के किसी भी पार्ट से बाल निकाल कर भेजा जा सकता है। डॉक्टर संदीप जी ने रूब्रिक्स भी बना दिया, डिलीजन डिस्टेंस लॉन्ग। अभी रूब्रिक्स नहीं बनाना है, हाँ इसका रूब्रिक है। आपने जो रूब्रिक्स मुझे याद कराया, मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन जो आपने रूब्रिक्स बताया है उसमें शायद ये मेडिसिन है। चलिए हम मेडिसिन पर चर्चा बाद में करेंगे। मैं बोला ठीक है, आप अपना बाल भेज दीजिए और फीस भी जमा कर दीजिए, क्योंकि फीस नहीं लेने से आपकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी। फीस तो ज़रूरी है। उन्होंने फ़ोन किया और बाल उन्होंने कोरियर से एड्रेस मैंने भेज दिए। 4 दिन के बाद जब उनका बाल मेरे पास आ गया, तब हमने फ़ोन ऊपर केस टेकिंग किया। फ़ोन ऊपर केस टेकिंग का जो मेन पार्ट है मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जनरली हम केस टेकिंग करते हैं तो नाम, नंबर, फ़ोन, ये सब डिटेल्स तो लेते हैं, प्लस जनरल जो भी कंप्लेन है नोट करते हैं। लेकिन जिसके आधार पर हमने दवा चुना है वह पार्ट मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पूछा बताइए क्या तकलीफ़ है रोगी? मुझे लंबे लंबे डकार आते हैं, इरेक्टेशंस, बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, जब तक निकलता नहीं है तब तक शांति नहीं मिलती है। मतलब इरेक्टेशंस आने से उनको शांति मिलती थी। मैंने पूछा और? रोगी खाने के बाद बहुत डकार आते हैं, इतना ज़ोर से आता है कि सबको मालूम चल जाता है, और जब तक निकलता नहीं है तब तक बेचैनी लगी रहती है, निकल जाने से शांति मिलती है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ करवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है यह बीमारी ठीक नहीं होगी। मैंने पूछा और? रोगी मेरा पेट फूल जाता है और ऐसा लगता है कि पूरा शरीर सूजा हुआ है। मैंने पूछा तकलीफ़ कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है? रोगी डकार तो मुझे हमेशा आते रहते हैं, खाली पेट में भी आते हैं, हाँ खाने के बाद डकार बढ़ जाता है और कभी कभी डकार गले में फंस जाती है, बहुत मुश्किल से निकलती है, और जब निकलती है तब जाकर चैन मिलता है। घर में हो या बंद जगहों में मुझे घबराहट होती है। खाने पीने में मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ, कभी अपच करने वाली कोई वस्तु नहीं खाती हूँ, हर चीज़ का नियमित ध्यान रखती हूँ, फिर भी यह तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही है। इसलिए अब लग रहा है यह ठीक नहीं होगा। एक दिन बातचीत के दौरान में आपके बारे में पता चला, तब मैंने सोचा आपसे इलाज करवाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैं दवा का ट्रांसमिशन शुरू कर रहा हूं। और मैंने दवा का ट्रांसमिशन शुरू किया, और दवा का ट्रांसमिशन शुरू किए जाने के 8 दिन के बाद रोगी का फ़ोन आया कि अब पहले से काफ़ी सुधार है। मैंने 2 महीने तक ट्रांसमिशन जारी रखा। इस बीच में उनके तकलीफ़ में काफ़ी सुधार हो चुका। अगले 2 महीने मतलब 3rd मंथ और 4th मंथ में जब भी उनको तकलीफ़ हुई, मैंने ट्रांसमिशन में दवा का पावर बढ़ाया। उसके बाद उनको तुरंत आराम हो जाता था। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो चुकी है
जो मेडिसिन हमने ट्रांसमिट किया था वह LM पोटेंसी 0/3 था। LM 0/3 के ट्रांसमिशन के बाद से उनकी तकलीफ़ ठीक हो गई। 1-2 बार स्ट्रोक और कुछ 1+ing किए थे। तो हम प्रोसेस बाद में बताएंगे कि मैंने बाद में मतलब आज ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस रोगी की दवा क्या थी। देखिए, ओरली या ट्रांसमिशन दोनों में मेडिसिन का सिलेक्शन सेम है, क्योंकि यह होम्योपैथी से डिफरेंट नहीं है, होम्योपैथी ही है। सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन into the body is different than the traditional one. जनरली हम दवा को खिलाने के जो परंपरागत तरीके हैं उस तरीके से रोगी को दवा खिलाते हैं, लेकिन डॉक्टर बंधु साहनी ने एक नया सिस्टम का आविष्कार किया। इसको उन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस का नाम दिया। दवा ऊर्जा का दूर से प्रसारण मीन्स द एनर्जी मेडिसिन विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम आवर क्लिनिक टू द पेशेंट एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। सपोज पेशेंट इज इन अमेरिका एंड यू आर हियर। सपोज वन ऑफ हिज हेयर्स आर विथ यू, you can transmit this medicinal energy from your clinic to the patient anywhere in this world. हमने ऐसा किया है, बहुत सारे रोगियों में इस ट्रांसमिशन प्रक्रिया को किया है और यह सक्सेसफुल है। गुजरात में मैंने 2-3 ऐसे सेंटर स्थापित किए हैं जहां किसी को अगर बिच्छू का डंक मार देता है तो उस डॉक्टर के पास रोगी का बाल लेके जाते हैं और एपिस्मेल 0/3 में ट्रांसमिट करते हैं और पेशेंट को 5 मिनट के अंदर बिच्छू का डंक उतर जाता है। आप चाहें तो अपने यहाँ भी यह शुरू करके इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मेडिसिन का सिलेक्शन वही ट्रेडिशनल है, वही पुराना है। हाँ, हमने एक इसमें जो बदलाव किया है वह है मेडिसिन का सिलेक्शन ज़्यादातर माइंड और जेनेटिक रूब्रिक को उपयोग करके मेडिसिन तक पहुँचे हैं। हाँ, तो देखते हैं इस केस को। मैं एक एक पैराग्राफ जो पढ़ते जा रहा हूँ। व्हाट पोटेंसी ऑफ एपिस 0/3, ये जहाँ हमने पेशेंट देखने नहीं हैं, ऐसे रफली किसी को बिच्छू का डंक मारा तो जनरली एपिस्मेल 0/3 हम वहाँ रख के आए हैं, वो दे देते हैं। चलिए, अब केस पर आते हैं। मैं जो पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको रूब्रिक्स बतानी है। 40 वर्षीय एक महिला रोगी का फ़ोन आया। रोगी ने बताया कि मेरे साथ काम करने वाली एक महिला ने आपके बारे में बताया, अभी अभी नई ज्वाइनिंग है और मैंने अपनी तकलीफ़ उनको विस्तार से बताया। क्या रूब्रिक होगा? हेलो, मैंने आपको म्यूट किया है, आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में आवाज़ ज़्यादा आती है, तो मैंने म्यूट किया है। आपको अपने रूब्रिक्स चार्ट में लिखने हैं। स्क्रीन के ऊपर चार्ट बॉक्स ओपन है, आप अपने जूम में चार्ट खोलिए और उसमें रूब्रिक्स लिखिए। डॉक्टर अरेंद्र जी, कम्युनिकेटिव किसके लिए? इसको कम्युनिकेटिव नहीं कहते हैं। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, सूचना। डॉक्टर साहब, मैं आपको शुरुआत से बताऊं, 10 साल पहले मुझे क्या हुआ था। मतलब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीमारी आपको विस्तार से बता रही हूँ, आप ऐसा हो तो आप देख भी लीजिए। मतलब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, आई वांट टू कन्वे टू यू आइदर विथ एक्सप्रेशन, आइदर विथ गेस्चर्स और विथ वर्बल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव।
वहाँ सिर्फ मकसद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है आपके तक पहुँचा देना। यहाँ इस केस में क्या है, ध्यान से सोचिएगा। मैंने अपनी तकलीफ़ उनको विस्तार से बताया। क्या ज़रूरत है बताने की, अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है उस टीचर की। तो यह है डिस्कस हर प्रॉब्लम विथ अदर। बिल्कुल सही रूब्रिक। डिस्कस हर सिम्टम्स, जो रोगी के सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ़ होते हैं, वे हर किसी को बताते हैं। अभी अभी नई टीचर की ज्वाइनिंग हुई है और इन्होंने अपना तकलीफ़ उनको डिस्कस कर दिया। तो ऐसे लोग अपनी तकलीफ़ की चर्चा हर जगह करते हैं। किसको बताना किसको नहीं बताना ये नहीं देखते। एक डॉक्टर साहब थे तो बताया कि मुझे एक बार पेट में दर्द हुआ तो जितने भी रोगी आते थे सबको मैं पूछता था, यार भाई पेट दर्द में क्या घरेलू उपचार करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए और क्या क्या करनी चाहिए। यानी जब उनको तकलीफ़ हुई तो अपनी चर्चा हर किसी से करते थे। तो यह डिस्कस हर सिम्टम्स विथ एवरीवन, यह रूब्रिक्स लिए हमने। आगे मैंने उन्हें विस्तार से बताया। यह लेमेंटिंग नहीं है। लेमेंटिंग का टोन, क्या करूं ठीक भी नहीं होता, मैंने उनको भी बताया इनको भी बताया, तो ये लेमेंटिंग जैसा है। अगर आपको लगता है तो लेमेंटिंग ले सकते हैं। लेमेंटिंग में बीमारी का रोना रोना, जैसे बोलते हैं ना, बीमारी का रोना रोना। जैसे हम देश की समस्या पर लेमेंट करते हैं, देखो ना कैसी सरकार है, कहीं भी रोड ठीक नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। मतलब लेमेंटिंग के आसपास का रूब्रिक कंप्लेनिंग है। जैसे मैंने बिजली विभाग को पैसा देता हूँ तो मैं बिजली विभाग में कंप्लेन करता हूँ, लाइन ख़राब है, मीटर बंद है, तो हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लेन। सही जगह पर कंप्लेन करते हैं, जहाँ से हम सर्विस पाते हैं। डॉक्टर से हमने दवा लिया, डॉक्टर साहब कैसी दवा दिए, फ़ायदा नहीं हुआ, यह कंप्लेनिंग हुआ। लेमेंटिंग, आजकल के कैसे कैसे डॉक्टर हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दवा देते हैं, कैसी सरकार है, जोड़ तोड़ की सरकार, कहीं रोड पर ध्यान नहीं है। तो लेमेंट करना मतलब बड़बड़ाना। ऐसे ही बीमारी का, तकलीफ़ का रोना रोना, गीत गाना बोलते हैं ना। जबकि कंप्लेनिंग सही जगह पर शिकायत करना। तो यहाँ उसने डिस्कस किया, उसने क्या कहा, अपनी बीमारी के बारे में उन्हें विस्तार से बताया, मतलब डिस्कस किया। और कहा कि आप बाल से इलाज करते हैं। उस महिला ने क्या कहा कि आप बाल से इलाज करते हैं। उन्होंने यह बताया कि आप खाने की कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं, मुझे भी अपना इलाज करवाना है, मैंने हर तरह की दवाइयाँ लिया है, आयुर्वेदिक भी लिया है, और आप इतना दूर रहते हैं कि आना संभव भी नहीं है। अब यहाँ इसके बारे में रोगी ने कुछ नहीं पूछा कि आप कैसे इलाज करते हैं, वह टेक्निक क्या है, रोगी ने कुछ पूछा नहीं। मतलब किसी के बात को आंख बंद करके विश्वास कर लेना, यह क्या है, यह क्या है, सुपरस्टिशस। जैसे नाइव क्या है, अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, वह नाइव है। क्रेडुलस, किसी के बात को बहुत आसानी से मान लेता है, किसी चीज़ का इम्प्रेशन छाप पड़ी हो, इम्प्रेशनेबल। सुपरस्टिशस, किसी भी बात को बहुत आसानी से, या अंधविश्वास को, अगर जो व्यक्ति साइंस नहीं जानता है और उसको कहेंगे कि तुम बाल दे दो मैं ठीक कर दूंगा, और वो तुरंत मान लेता है, यह सुपरस्टिशस है, अंधविश्वास। हाँ, अगर हम उसको साइंस समझाएं कि ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस इज ए कंप्लीट साइंस, इट इज़ बेस्ड ऑन रमन इफेक्ट ऑफ फिजिक्स इन साइंस, तो वह मान लेगा। लेकिन इसने कुछ पूछा नहीं हमसे कि आप बाल से क्या करते हैं, बस बाल भेजती हूँ, आप मेरा दवा कर दीजिए। मैं बोला ठीक है।
आना संभव नहीं है। तो यह सुपरस्टिशस है। लेकिन हर बाल से इलाज करवाने रोगी सुपरस्टिशस नहीं होते हैं। जैसे कोई रोगी कहता है कि हमारे घर में मैंने सबको देखा है, सब बाल से इलाज करवाते हैं, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा देते हैं और उनको तकलीफ़ ठीक हो जाता है। तो मैंने तो देखा है हर जगह, और मैं साइंस के बारे में जानता हूँ कि साइंस में वेव्स एनर्जी ट्रांसमिट होता है, जैसे रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है उस तरह से आपकी दवाइयाँ का भी होता होगा। तो मैं तो जानता हूँ, तो यह सुपरस्टिशस नहीं हुआ। जो जानते हैं इस साइंस के बारे में वो दवा लेने आ रहे हैं, उनके लिए सुपरस्टिशस नहीं है। लेकिन इस महिला के लिए जो कुछ नहीं जानती है, टीचर है, फिर भी कुछ पूछा नहीं कि आप बाल से क्या करेंगे, मैं बाल भेजती हूँ, मेरा भी इलाज कर दीजिए, रूब्रिक्स क्या होगा? सुपरस्टिशस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सुपरस्टिशस को और कहाँ लगाते हैं? जैसे कोई रोगी कहता है, डॉक्टर साहब कल एक व्यक्ति मिला था, हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे चाय की दुकान पर, उसने बोला कि उसको पेट की तकलीफ़ थी तो आपकी दवा से ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे भी सोरायसिस है, मैंने सोचा कि जब उसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा तो मेरा भी सोरायसिस ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो पेट के दर्द में और सोरायसिस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, दोनों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं आम लोगों के लिए तो। लेकिन उसने सोचा कि वो ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो गया, तो यहाँ हम सुपरस्टिशस लगा सकते हैं। सुपरस्टिशस उन सभी चीज़ों के लिए ले सकते हैं जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या बेस नहीं हो और व्यक्ति उसको मानता है। हाँ, तो आगे इस केस पर वापस आते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप अपना बाल भेज दीजिए और पैसे जमा करा दीजिए। क्रूडलस का मतलब क्या होता है कि किसी के बात को आसानी से विश्वास कर लेना। ठीक है, हम थोड़े समय के लिए किसी को हम ना नहीं बोलते हैं, आपको लगता है कि क्रूडलस है, क्रूडलस को लीजिए, रूब्रिक्स को। अगर क्रूडलस भी लेते हैं तो उसमें भी यह दवा आएगी। और इतना बता दूंगा तो आप दवा भी बता देंगे, इसलिए दवा अभी बताना नहीं है, कोई भी व्यक्ति अभी दवा नहीं बताएगा। क्रूडलस में भी यह दवा है जो दवा मैंने इस रोगी को दिया। और क्रूडलस का मतलब भी यही होता है कि किसी के बात को सहजता से विश्वास कर लेना। हम मजाक में कहते हैं किसी को कि देखो तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो वो व्यक्ति कौवा को देखेगा कि अरे कौवा मेरा कान लेके जा रहा है, अपना कान नहीं देखेगा कि मेरा कान है कि नहीं है। हम लोग मजाक में बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रूडलस, मतलब किसी के बात को सहजता से विश्वास कर लेना। तो ये क्रूडलस भी ले सकते हैं इसको। ओके, सुपरस्टिशस में बिलीफ है किसी, हाँ अगर देखा जाए तो इस रोग में क्रूडलस ज़्यादा सही है। सुपरस्टिशस रोगी का बिलीफ है जो ब्लाइंड फेथ पर आधारित है। तो सुपरस्टिशस के बदले क्रूडलस आपने पूछा, बिल्कुल सही कहा। किशन राव जी, परसेवरेंस क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी दवाइयाँ लिया है। अब बहुत सारी दवाइयाँ लेने में हमारे पास एक परसिवरेंस है, दूसरा हाइपोकॉन्ड्रोसिस है, तीसरा एंजाइटी अबाउट हिज ऑन हेल्थ है, बहुत सारे रूब्रिक्स है। आप परसिवरेंस को रखिए थोड़ा देर के लिए, देखते हैं आगे। 4 दिन के बाद उनका हेयर आ गया, मैंने केस टेकिंग शुरू कर दिया, बताइए क्या तकलीफ़ है? मुझे लंबे लंबे डकार आते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, और जब तक निकलता नहीं है मुझे शांति नहीं मिलती है। शांति कहाँ से मिलती है? शांति कहाँ से मिलती है? अड़ोस पड़ोस से। यहाँ शांति कहाँ से मिलती है? इरेक्टेशन से। तो एक रूब्रिक है माइंड में, इरेक्टेशंस एमुलेट। इरेक्टेशंस एमुलेट माइंड चैप्टर में रूब्रिक है, इरेक्टेशंस एमुलेट। अब बहुत सारे आपको रूब्रिक्स रोगी मिलेंगे जहाँ कहेंगे कि डकार आने से बहुत अच्छा लगता है, और सब रोगी कहेंगे, जितने भी डकार वाले रोगी कहेंगे ही। तो क्या सब में रूब्रिक्स लेना है? कहाँ पर लेना है? जब रोगी का सेंटर बार बार इरेक्टेशंस पर आए और कहते वक्त रोगी रिलैक्स फील करे, ये तो फ़ोन से बात है, लेकिन कहने के बाद रोगी रिलैक्स महसूस करती थी, डॉक्टर साहब बहुत शांति मिल जाती है,
डकार आने से शांति मिलती है। तो इस तरह की फीलिंग, मेन फीलिंग हो रोगी में, वहीं पर इरेक्टेशंस एमुलेट लेना है, क्योंकि मात्र 3 दवाइयाँ हैं इरेक्टेशंस एमुलेट में। अगर थोड़ी बहुत भूल हो गई तो गलत दवा सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी हम रूब्रिक्स लेते हैं उस पर हमें ध्यान से सोचना है, और ख़ास करके जहाँ सिंगल मेडिसिन है वहाँ पर तो और ध्यान देना है कि हमें जहाँ 1 या 2 दवाइयाँ हैं उसको हम बाद में एलिमिनेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं। हमने माइंड पर रूब्रिक्स ले लिया इरेक्टेशंस एमुलेट। खाने के बाद डकार ज़्यादा आते हैं, ईटिंग आफ्टर अग्रेवेट। माइंड में इतना ज़ोर से आता है कि सबको मालूम चल जाता है। अगर हम पार्टिकुलर रूब्रिक्स लेते हैं तो स्टमक इरेक्टेशंस लाउड ले सकते हैं। जब तक निकलता नहीं है तब तक मुझे बेचैनी लगी रहती है, और निकल जाने से शांति मिलता है। ये तीसरी बात उसने बोला। डॉक्टर अरविंद दुबे ने एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स बनाया, डिलूजन ही इज ए सोडा बोतल। क्या रूब्रिक है जी? मतलब आप दवा, आपको मालूम चल गया, क्योंकि सोडा बोतल तो हमने कहा नहीं था, लेकिन आपको दवा मालूम चल गया तो आप उस मेडिसिन के दूसरे रूब्रिक्स बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको दवा पता चल गया है। मुझे बेचैनी लगी रहती है और जब निकल जाती है अगेन इरेक्टेशंस एमुलेट। गोपीनाथ जी को दंड लगेगा, अगले महीने डबल फीस भरने हैं, 3,000 3,000 6,000। गोपीनाथ जी ने शॉर्ट में दवा बताया है। अच्छा, रोगी ने जोर से बोला इसलिए बोला, लाउड। अच्छा, सोडा बोतल जब खोलते हैं तो आवाज़ करती है। नहीं, सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा गोपीनाथ जी, सज़ा तो होगी ही। थोड़ा कम कर देता हूँ, आपने सॉरी बोल दिया तो डबल नहीं 1.5 तो दे सकते हैं। ओके। अरविंद दुबे जी ने एक नया रूब्रिक सिखाया मुझे। रोगी ने बोला कि बहुत ज़ोर ज़ोर से डकार आती है, इतना आती है कि सबको मालूम चल जाता है। एक रूब्रिक है अपने रिपर्टरी में, डिलूजन वाटर बोतल। क्या रूब्रिक है जी? सोडा वाटर बोतल। जिन्होंने रिपर्टरी खोल कर रखा है जल्दी बता दें। हाँ, मिल गया। डिलूजन बोतल, ही इज ए बोतल ऑफ सोडा वाटर। ही इज ए बोतल ऑफ सोडा वाटर। सोडा के बोतल को जब खोलते हैं तो कैसे आवाज़ आती है। उस सेंस में, या सोडा जब हम हिला देते हैं तो जब खोलते हैं तो कैसे फटाक से ऊपर फोर्स मारता है, उसी तरह से इनका डकार ऐसे निकलता हो। अगर कोई रोगी की इस तरह के फील हो तो यह रूब्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट नो मेडिसिन इज शोइंग इन दिस रूब्रिक इन सिंथेसिस। वहाँ क्रॉस रेफरेंस में जाइए, क्रॉस रेफरेंस में वह रूब्रिक्स मिलेगा। हमारे क्लास अटेंड करने की पहला शर्त है कि आप अपने रिपर्टरी के साथ बैठिए। सब लोग रिपर्टरी लेकर बैठेंगे, रिपर्टरी की बुक हो या सॉफ्टवेयर हो। जब तक निकलता नहीं है तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। अगेन वही बात है, इसलिए हमने इसको माइंड का इरेक्टेशंस एमुलेट लिया था। निकल जाती है तो शांति। बहुत सारी दवाएं करवाई है लेकिन ठीक नहीं हुआ। ऐसा लगता है यह बीमारी ठीक नहीं होगा।
सिम कार्ड। और पढ़ने वाले कल के हिंदी तो मैं हेलो। जी। जी सर। हाँ। सही है ना सब? सर अच्छा। यहाँ डिस्कम्फर्ट ले सकते हैं क्या? लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या डिस्कम्फर्ट में ये दवा है जो हम बताना चाहते हैं? देखिए, डिस्कम्फर्ट हम तब लेते जब रोगी का ध्यान डिस्कम्फर्ट पर होता। इसका बार बार ध्यान क्या है, निकल जाती है तो शांति मिल जाती है, और डिस्कम्फर्ट पर होता तो क्या कहता, बेचैनी लगी रहती है, कुछ मज़ा नहीं आता, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, बेचैनी लगी रहती है। तो डिस्कम्फर्ट वाला डिस्कम्फर्ट में ही रहेगा, रिलैक्स की बात नहीं करता। और तो हमें रूब्रिक्स कहाँ पर लेना है, ध्यान दीजिएगा। जब रोगी अपना भार रिलैक्स पर आके बोले, डॉक्टर साहब बहुत शांति मिल जाती है, चैन मिल जाता है, इसका मतलब क्या, डिस्कम्फर्ट को कम, आराम पर ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो हमें अग्रवेशन वाला रूब्रिक्स लेना है, या हमें अग्रवेशन वाला रूब्रिक्स लेना है कि अम्लरेशन वाला? रोगी का भार जिस पर पड़ता है उसको रूब्रिक्स लेना है। अगर रोगी सिर्फ डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट की बात करता कि डॉक्टर साहब बेचैनी लगी रहती है, कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, इस तरह की फीलिंग होती, तो हम, क्लियर हुआ, डिस्कम्फर्ट लेते। हेलो। लेकिन ठीक नहीं हुआ, इसलिए ऐसा लगता है यह बीमारी ठीक नहीं होगा, क्या रूब्रिक होगा? डिल्यूजन ही हैज इनक्योरेबल डिजीज, या और क्या ले सकते हैं? एक तो है डेस्पेयर, या डेस्पेयर जैसी फीलिंग है। लेकिन डेस्पेयर में यह दवा है, डेस्पेयर रिकवरी में नहीं है। यह डेस्पेयर में यह दवा है, डेस्पेयर रिकवरी में नहीं है। तो कई बार हम सब रूब्रिक में दवा नहीं मिलती है, लेकिन हमें टोटालिटी मिलानी है, और ऐसा लगता है कि यह बीमारी ठीक नहीं होगी, डिल्यूजन इनक्योरेबल डिजीज ही है। मैंने पूछा, और मेरा पेट फूल जाता है और ऐसा लगता है कि पूरा शरीर सूजा हुआ है, डिल्यूजन स्वोलेन, सोलेन ही इज, उससे लगता है कि पूरा शरीर में सूजन आ गई है, डिल्यूजन स्वोलेन। अच्छा, एब्डोमेन डिस्टेंशन जब आपने कहा तो एक और रूब्रिक है, जैसे आपका डिस्टेंस बहुत दूर है, आप इतने दूर रहते हैं, अगर बनाने जाए तो एक रूब्रिक बन सकती है, डिस्टेंसेस आर इन लार्ज, रीजन इन लार्ज।
उसमें दवा है ना, जब रोगी ने कहा कि आप तो बहुत दूर रहते हैं, डिलीजन डिस्टेंसेस आर इन लार्ज, या डॉक्टर साहब दवा लेते लेते 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, डिलीजन डिस्टेंसेस आर इन लार्ज, दूरियां बढ़ गई है, आप बहुत दूर रहते हैं। मैंने 2-3 रूब्रिक्स अभी क्लास करते करते नया लिया है, जो कि उस समय हमें सोच नहीं थी, लेकिन जब हम केस पढ़ते हैं तो उस मेडिसिन के कई नए रूब्रिक्स आते हैं। तो इसमें डिलीजन डिस्टेंसेस आर इन लार्ज, एक डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बोला था लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो इसको हम इस रूप में इंटरप्रेट कर सकते। आगे, पूरा शरीर डिलीजन स्वोलेन, तकलीफ कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है? डकार तो मुझे हमेशा आते हैं, हाँ खाने के बाद बढ़ जाता है, ईटिंग आफ्टर अग्रेवेट, और कभी कभी डकार गले में फंस जाती है, जब तक निकलती नहीं है तब तक चैन नहीं मिलती। अगेन इरेक्टेशंस जनरल में भी ले सकते हैं, नहीं तो घबराहट होती है। बंद कमरों में फियर इन नैरो प्लेसेस, घबराहट और बेचैनी होती है। मैं खाने पीने में काफ़ी ध्यान रखती हूँ, इसके लिए हमारे पास अलग से रूब्रिक नहीं है, हाँ केयरफुल है, लेकिन जो लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं वे लोग बहुत परहेज करते हैं। एंजाइटी अबाउट हिज ऑन हेल्थ। अब लगता है कि यह ठीक नहीं होगा, अगेन डेस्पेयर या डिलीजन इनक्योरेबल डिजीज ही है। एक दिन बातचीत में आपके बारे में पता चला, तब से मैंने सोचा आपसे इलाज करवाऊं। अगेन सुपरस्टिशन ले सकते हैं। मैंने ठीक है दवा, मैंने LM0/3 वही दवा जो आपने सजेस्ट किया। क्या आपने कौन सी दवा सजेस्ट किया, कर दीजिए। जी बिल्कुल सही, हमने भी आर्जेंटम नाइट्रिकम इस रोगी को LM0/3 में ट्रांसमिशन शुरू किया। अर्जेंटम नाइट्रिकम 03 का ट्रांसमिशन शुरू होने के बाद से धीरे धीरे उसको आराम, 8 दिन में काफ़ी आराम हुआ। इसके पहले वे होम्योपैथिक डॉक्टर की दवा लंबे समय से ले रहे थे। हो सकता है उन्होंने, इस डॉक्टर साहब ने यह रूब्रिक्स नहीं लिया हो, इस मेडिसिन को नहीं दिया हो, और इसलिए तो अगर ओरल भी दिया जाता तो भी काम करता, और ट्रांसमिशन तो काम किया ही। मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे, इरेक्टेशंस अमलेट, एंजाइटी अबाउट हिज ऑन हेल्थ, डिलीजन ही हैज इनक्योरेबल डिजीज, डिलीजन स्वोलेन, डिस्कस सिम्टम्स विथ एवरीवन, ईटिंग आफ्टर अग्रेवेट, फियर इन नैरो प्लेसेस, और क्या क्या रूब्रिक्स हमने आज लिया। डिलीजन, सोडा वाटर बोतल, माइंड में इरेक्टेशंस, एम्प्टी इरेक्टेशंस, इरेक्टेशंस लाउड, और इरेक्टेशंस डिफ़िकल्ट, इरेक्टेशंस अमलेट, और इन सभी रूब्रिकों के आधार पर मैंने रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम LM0/3 में ट्रांसमिट किया और उससे रोगी ठीक हुआ। अब हम वापस आते हैं हेलो,
हेलो। हाँ, हम एक एक रूब्रिक्स को आपको फिर से बता रहे हैं। पहला रूब्रिक्स है डिल्यूजन, सॉरी, इरेक्टेशंस एमरेट। डकार आने से रोगी को राहत मिल जाती है, मेंटली रोगी रिलैक्स फील करे। जैसे कई रोगी बोलते हैं डॉक्टर साहब पेट में बहुत तकलीफ होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डकार आने से अच्छा लगता है। तो यह फीलिंग अगर रोगी का सेंट्रल फीलिंग है, मतलब बार बार घुमा फिरा करके यह रूब्रिक्स आता है, यह वर्जन आता है, वहाँ आप इरेक्टेशंस एमुलेट ले सकते हैं। यह मेंटली रोगी रिलैक्स और शांति महसूस करे, ऐसे चेहरे के भाव से लगे कि रोगी को बहुत अच्छा लगता है जब उसको डकार आ जाता है, वहाँ इरेक्टेशंस एमुलेट लेना है। आगे, एंजाइटी अबाउट हिज ओन हेल्थ। ऐसे रोगी जनरली हाइपोकॉन्ड्रिकल रोगी होते हैं और स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या करूं, किसको बताऊं, कहाँ दिखाऊं, और हर तरह का परहेज करते हैं, हर तरह का एक्सरसाइज करते हैं, हर तरह का घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं। इन्हें क्या होती है, एंजाइटी अबाउट हिज ओन हेल्थ। डिल्यूजन, ही हैज़ एन इनक्योरेबल डिजीज। रोगी को लगता है यह बीमारी ठीक होने जैसी नहीं है, यह नहीं ठीक होगी। अब रोगी के टोन के ऊपर डिपेंड करता है। रोगी कहेगा डॉक्टर साहब मैंने सब दवाइयाँ लेकर थक गया, अब ये ठीक होने वाला नहीं है, मैंने अब तो सब प्रयास ही छोड़ दिया, तो यह डिस्पेयर हो जाएगा। और रोगी कहे कि लगता है यह बीमारी ठीक नहीं होगा, तो यह डिल्यूजन है। और डिस्पेयर में रोगी होप छोड़ देता है और निराश हो जाता है और कोई भी इलाज छोड़ देता है, वह डिस्पेयर है। इस केस में डिस्पेयर तक रोगी नहीं पहुंचा था, इसलिए हमने डिल्यूजन तक रूब्रिक लिया। अगला रूब्रिक है डिल्यूजन सोलेन। स्वेलिंग से सोलेन बना, पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब रोगी को लगता है कि शरीर बढ़ गया है या सूज गया है। सोलेन का मतलब हुआ सूजन आ जाना। जैसे रोगी बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है शरीर फूला फूला लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर में सूजन हो गया है, तो मेडिसिन कम है, ध्यान देना है, हर जगह अप्लाई करना है जहाँ रोगी में मेडिसिन की फाइनल डिसीजन लेनी हो। ऐसा रोगी बोलते हैं ऐसा लगता है कि शरीर में सूजन आ गया हो, तो ऐसा रोगी ने बोला कि ऐसा लगता है कि शरीर मेरा सूजन हो गया हो, मतलब जो साइज है उससे ज़्यादा फूल गया है। यह फीलिंग रोगी व्यक्त करता है, ऐसा लगता है शरीर मेरा सूजा सूजा लग रहा है। और वास्तव में लगता हो तो भी ले सकते हैं, लेकिन रोगी का एहसास हो तो डिल्यूजन सोलेन होगा। डिस्कस सिम्टम्स विथ एवरीवन, डिस्कस हर। थायराइड में पेशेंट बोलता है तो उसमें ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। जब रोगी ऐसा फील करे कि मेरा शरीर फूला फूला लग रहा है, स्वेलन जैसा लग रहा है, सूजन जैसा लग रहा है, तो लेंगे। लेकिन हमने पहले आपको एक वार्निंग क्या दिया है, जहाँ मेडिसिन्स कम हैं, वैसे रूब्रिक्स जिसमें मेडिसिन कम है उसका इस्तेमाल हमें लास्ट में, टोटलिटी के लास्ट में करना होता है, एलिमिनेट करने के लिए, फाइनल मेडिसिन तक पहुंचने के लिए। अगला रूब्रिक है डिस्कस। डिस्कस मतलब क्या करना, चर्चा करना कि अरे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे ये तकलीफ़ होती है, यह डिस्कस करता है सबसे। एवरीवन मतलब किसी से भी। अरे मालूम है कि बस में बैठा आदमी आपको बीमारी ठीक नहीं कर देगा, बस में जिससे आप चर्चा कर रहे हैं वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन ऐसे रोगी हर किसी से अपने सिम्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। ईटिंग आफ्टर अग्रावेट, खाने के बाद से डिस्कम्फर्ट फील होना या तकलीफ़ बढ़ जाना, यह ईटिंग आफ्टर अग्रावेट लेंगे। कई रोगी बोलते हैं घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसके लिए अलग से रूब्रिक नहीं है हमारे पास। उसके लिए हम वैसे जगह पर एंजाइटी इन क्लोज प्लेसेस या फियर इन नैरो प्लेसेस लेंगे।
ये रूब्रिक सोडा वाटर बोतल, मतलब रोगी को लगता है कि मैं सोडा वाटर का बोतल हूँ। इसको एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे वो रूब्रिक्स दे करके आप नोट कीजिएगा। रोगी को लगता है कि मैं सोडा वाटर का बोतल हूँ, मतलब सोडा वाटर का बोतल कैसा होता है, सोडा वाटर का बोतल कैसा होता है, जब उसमें गैस भर जाता है तो कितना तेज़ी से वो फेंकता है, तो डकार आती है, तो इस तरह की फीलिंग हो, या ऐसा लगता है कि सोडा बोतल की तरह पूरा गैस भर जाता है, फूल जाता है, वहाँ इस तरह की फीलिंग हो तो वहाँ हम ले सकते हैं। डिल्यूजन इन लार्ज डिस्टेंसेस आर, आपका क्लिनिक बहुत दूर है या दवा लेते लेते 10 साल हो गया, इस केस में उतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं थी इसका, इसलिए हम इसको रूब्रिक्स को समझने के लिए हमने ये आपको यहाँ बताया है। बाकी पार्टिकुलर्स में आप रूब्रिक्स ले सकते हैं। स्टोमक इम्प्टी इरेक्टेशंस, मतलब खाली खाली, या लाउड इरेक्टेशंस, या इरेक्टेशन डिफ़िकल्ट, बोलता है ना रोगी फंस गया, ऐसा लगता है कि गले में इरेक्टेशंस फंस गया, तो बहुत मेहनत करके मैं इरेक्टेशंस को निकालती हूँ, तब जा कर के चैन मिलता है। और जेनेटिज में इरेक्टेशंस एमुलेट, जनरल इरेक्टेशंस और माइंड के इरेक्टेशंस में क्या फ़र्क है, मेंटली रिलैक्स फील करे और ओवरऑल रिलैक्स फील करे तो जनरल। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया था। अब इस केस के बारे में और कोई पूछना है तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न लिखिए। प्रश्न के जवाब देने के बाद हम आएंगे ट्रांसमिशन को समझने के लिए। ट्रांसमिशन के अलावा दूसरा कोई इस केस के बारे में, मेडिसिन सिलेक्शन के बारे में कोई प्रश्न हो, रूब्रिक्स के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न को लिखिए। अभी तो हमने बताया ना कि डिल्यूजन सोडा बोतल कब लेंगे, यही लेंगे ना जब रोगी फील करे कि मैं सोडा वाटर का बोतल हूँ। सोडा वाटर का बोतल का मतलब क्या है, सोडा वाटर की विशेषता क्या है, मैं सोडा वाटर का बोतल हूँ। थोड़ा सा वह हलन चलन करे तो गैस भर जाता है, और जब आवाज़ निकलती है, ढक्कन को खोलते हैं तो, मुंह खोलते हैं तो हा हा डकार आता है, या जब गैस भर जाती है तो ऐसा लगता है कि कब फट जाएगा, डिल्यूजन स्वेलिंग की फीलिंग हो, मतलब डिल्यूजन बॉडी एकदम फूल जाने की स्वेलिंग हो, ऐसा लगता है ना कि बोतल पूरा तेज़ी से बाहर निकलता है और फैलने की फीलिंग हो, तो जो सोडा वाटर के बोतल को फील होता होगा, आप सोचिए वही फीलिंग यह रोगी करता हो। डिल्यूजन डिस्टेंसेस आर इन लार्ज में दवा है सर्जी। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। कहाँ तक पहुँचा अभी? तो 1M दे दीजिए ना, 1M की 3 डोज दे के मुझे आधे घंटे में बताइए। हम्म 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 हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दवा देने के बाद से परिवर्तन क्या लग रहा है? अच्छा अच्छा, हमने आर्सेनिक बोला था उस दिन, आर्सेनिक दिए थे क्या, आर्सेनिक हेल्प? ठीक है, उनको अभी आप ये पीरियोडिकल फीवर में भी आर्सेनिक हेल्प है,
ठीक है, आप उनको आर्सेनिक एल्ब 200 की 3 डोज दे दीजिए अभी। नहीं, आर्सेनिक एल्ब दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, डिलोजन इलाज डिस्टेंसेस आर में लाइकोपोडियम सॉरी अर्जेंटम नाइट्रिकम है। चलिए इस केस के बारे में और कुछ पूछना है। जनरल इरेक्टेशंस में रोगी मेंटली एंड फिजिकली फील अच्छा करे। जेनेटिक में क्या होगा, रोगी कहता है हास पेट भी हल्का हो गया, मतलब पेट में भी रिलैक्स और यहाँ में भी रिलैक्स, यह जेनेटिक का रूब्रिक। और मेंटल रिलैक्सेशन, मन में शांति मिल जाती है और हर तरह से अच्छा फील हो, वो जेनेटिक। और सिर्फ माइंड को अच्छा लगता है लेकिन पेट तो जमा ही रहता है, तो सिर्फ माइंड का इरेक्टेशंस। माइंड में और जेनेटिक में फ़र्क यही है, जेनेटिक ओवरऑल मेंटली एंड फिजिकली बहुत अच्छा फील करेगा, वह जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब मोर देन 2 पार्टिकुलर्स। हाँ ले सकते हैं। परसिवरेंस का मतलब क्या है, ट्राई अगेन एंड अगेन इवन विथ फेल्यूर, असफलताओं के बावजूद भी प्रयास जारी रखता है, लगे रहता है, वह परसिवरेंस है। देखिए जैसे बहुत सारे रोगी अपने पास आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारी दवाइयाँ लिया। अब जो रोगी कहेगा उसको परसिवरेंस लेंगे नहीं, हम क्या कहते हैं कि उसके भाव को समझिए। अगर परसिवरेंस होगा तो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मैंने आयुर्वेदिक लिया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी मैं रुका नहीं, फिर मैंने 1 साल तक ही डॉक्टर की दवा लेते रहा, वो थक गया लेकिन मैंने नहीं थका, या फिर मैंने वो लिया नहीं फ़ायदा हुआ, फिर मैंने आयुर्वेदिक 1 साल लिया। मतलब प्रयास जारी रखता है, असफलताओं के बावजूद भी प्रयास। तो वहाँ पर जोर क्या देगा रोगी, प्रयास पर जोर देगा। What he has done for getting the success, he will emphasis or he will stress on that subject, that word। रोगी परसिवरेंस पर जोर देगा, रोगी अपने प्रयास पर जोर देगा, न कि उस दवा के बारे में। अब इसी बात को कोई कहेगा कि मैंने एलोपैथी भी लिया, होम्योपैथी भी लिया, आयुर्वेदिक भी लिया, कोई फ़ायदा नहीं लिया, 1% का भी फ़ायदा नहीं हुआ, दवा लेने का मतलब ही क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ एक भी। तो यहाँ पर क्या रोगी कर रहा है, इसने भी दवा लिया लेकिन यह जोर दे रहा है फ़ायदा पर। तो हम बिजनेस टॉक्स लेंगे, ना कि परसिवरेंस लेंगे, ना ऑल मेडिसिन ट्राई लेंगे। तो हमें रोगी किस बात पर जोर ज़्यादा दे रहा है, इस बात को प्राधान्यता देंगे तो ही हम सही रूब्रिक्स बना सकते हैं। अन्यथा एक केस में आपको बहुत सारे रूब्रिक्स दिखाई देंगे, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म कहा जाता है। जैसे वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो हमें हर केस में रोगी किसी एक बात पर ज़्यादा जोर देगा, तो जिस पर जोर ज़्यादा दे रहा है वो कई बार आएगा, एक वर्जन में नहीं कई वर्जन में आएंगे। तो हमें एक इक्वेशन बनाना है, एक समीकरण बनाना है, एक कहानी बनानी है, एक स्टोरी बनानी है कि मेरे पास एक पेशेंट आया था और उसने ऐसा ऐसा कहा और इसलिए ऐसा हुआ। तो सब मिल करके एक टोटलिटी बनती है और हमें एक मेडिसिन तक पहुंचाती है। इस केस में और कोई रूब्रिक्स या रेमेडी के बारे में आपको पूछना है? कोई भी पेशेंट लाइपोमा और बीमारी से तो हम बंधे हुए नहीं हैं, हम बंधे हैं पेशेंट के वर्जन और फील्ड के ऊपर। बीमारी चाहे जो भी हो, पेशेंट यदि कहे तो हम रूब्रिक्स लेंगे। हमें लाइपोमा के में क्यों बांध रहे हैं राजेश जी? स्वेलिंग का मतलब ओवरऑल स्वेलिंग की बात करेगा। डिज़ायर फॉर स्वीट, उसमें भी
अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो हम डिजायर एंड एवर्जन पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि अब केस टेकिंग पूरा हो गया, हमें जो चाहिए वो मिल गया, तो हम आगे केस टेकिंग नहीं करते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आप हर तरह के सिम्टम्स ले सकते हैं। मेंटल सिम्टम्स और मेंटल स्टेट में क्या डिफरेंस है? स्टेट मतलब क्या है? अवस्था। जैसे सैडनेस रोगी की अवस्था है, वह उसी स्टेट एक अवस्था जो लंबे समय तक बनी रहती है, और सिम्टम्स जो वर्तमान में लक्षण है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट। स्टेट ज़्यादा देर तक रह सकती है, सिम्टम्स दिखते हैं फिर ख़त्म भी हो सकते हैं। इरिटेशंस आ रहा है तो ये इरिटेशन सिम्टम्स हुआ, फिर बाद में बैठ जाएगा तो थोड़े इरिटेशन दिख रहा है। जब वो रोगी अभी बैठा है लेकिन रोगी उदास बैठा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मेंटल स्टेट कैसा उसका? उदास उसकी मानसिक अवस्था बन गई है, यह सैडनेस एक अवस्था हो गई है। जबकि जब सिम्टम्स आते हैं तो इरिटेशंस आते हैं, तो ये सिम्टम्स दिखता है। तो ये मेंटल सिम्टम्स और मेंटल स्टेट अलग अलग हुआ। हाँ, डिप्रेस्ड। चलिए इस केस के बारे में और कुछ रूब्रिक्स पूछने हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये ट्रांसमिशन बता दूँ, ट्रांसमिशन होता क्या है। बीच बीच में आपके सवाल आएंगे, इसके लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लेकिन कोशिश करना है कि जिनको बोलना हो वहीं माइक बटन को ऑन करेंगे, यानी जिनको बोलना है वहीं माइक बटन ऑन करेंगे, बाकी सब लोग ऑफ ही रखिए ताकि इको साउंड न बने। अब मैं अभी तो सबसे पहले ट्रांसमिशन समझा रहा हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न आएंगे। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये ट्रांसमिशन क्या है। ट्रांसमिशन इज ए मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन इनटू द पेशेंट्स बॉडी। रोगी के शरीर में दवा या दवा ऊर्जा को पहुंचाने का एक तरीका है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस, दवा ऊर्जा का दूर से प्रसारण। दवा ऊर्जा के दूर से प्रसारण में रोगी को मुंह से कोई ओरली दवा नहीं खानी होती है। दवा की एनर्जी रोगी के शरीर तक पहुंचाई जाती है। दवा का सिलेक्शन का तरीका वही है जो आप जानते हैं। जिस तरह से दवा का सिलेक्शन हम करते हैं, दवा का सिलेक्शन वही रहेगा। हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा का सिलेक्शन किया इस रोगी के लिए। अब हम अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को मुंह से नहीं देंगे। कैसे देंगे वह तरीका मैं बता रहा हूँ। इस तरीका को ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस कहते हैं। इस साइंस के बारे में जानने के लिए डॉक्टर साहनी सर की बुक है ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस थ्रू हेयर। यह बीजन पब्लिशर्स दिल्ली से पब्लिश भी हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। दवा के लिए हमने इस बोतल को लिया है, 5 ml का ग्लास बोतल है। क्लियर विजन हो रही है ना? 5 ml की खाली बोतल, हमने इसमें पानी भर दिया, डिस्टिल वाटर। पानी यहाँ तक भर देते हैं। पानी भर देने के बाद से पूरे पानी भर दिए और अर्जेंटम नाइट्रिकम की 2-4 गोलियाँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम ग्लोबल्स में आती है। अगर कोई दवा 200 में ट्रांसमिट करनी है तो 200 की 1 बूंद इस बोतल में डाल दिए और हमने रोगी के शरीर से 2-4 बाल मांगते हैं कि भाई अपना एक बाल दे दो, सिर से निकाल करके, या अगर सिर से नहीं निकलता है तो आप ऐसे खींच करके एक निकाल दिए
निकालने के बाद देखिए मैंने बताने के लिए बाल भी निकाल दिया खींच करके। बहुत बहुत बारीक बाल है, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो समझिए कि ये बाल है। मैंने पकड़ लिया इसको यहाँ से पकड़ते हैं। मेरे पास इस बोतल में पहले से पानी डाल दिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम की 1 गोलियाँ डाल दी, या अगर लिक्विड में है तो 1 बूंद डाल दिया। और इस बाल को हम आधा इस बोतल में डाल दिए और ढक्कन को बंद कर दिया। मतलब इस बोतल के अंदर डिस्टिल वाटर, दवा की बोतल और ये रोगी का बाल हमने आधा डाल दिया है और आधा बाहर रखा है। ये बाहर इसलिए कि जब हम मुझे निकालना हो तो हम इसको पकड़ करके आराम से निकाल सकेंगे। इसके लिए हमने आधा बाहर रखा है और आधा दवा के अंदर रखा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम यह तैयार हो गई। हमने रोगी के बाल को इसके अंदर डाल दिया और अब इस बोतल को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये लास्ट वाली उंगली यहाँ और अंगूठा इसके ऊपर, ऐसे हम पकड़ेंगे। अंगूठा और लास्ट वाली उंगली ऐसे पकड़ के बोतल इसके अंदर है और हम इसको 10 स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक देने का तरीका क्या है, इस हाथ पर ऐसे मारेंगे और ऐसे ये बोतल पीछे की तरफ झुक जाएगी। ध्यान से देखिएगा, हमने ऐसे स्ट्रोक किया और ऐसे आएगा। अपर पार्ट मस्ट बी लोअर, हम जोर से ऐसे झटके देते हैं, ठीक है। ऐसे 10 स्ट्रोक देने के बाद मुख्तार जी समझ नहीं पाए, मैं फिर से बता रहा हूँ। स्क्रीन छोटा है, कल मैं आईपैड चालू करूँगा, ऐसा होगा तो आईपैड में स्क्रीन शायद बड़ा हो जाए। इसमें मैं लैपटॉप में चालू किया, स्क्रीन छोटा है। हाँ, इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को। हमने बोतल में पानी भर दिया, दवा की 1 गोली डाल दिया, 1 या 2, या लिक्विड है तो 1 बूंद, ढक्कन को बंद कर दिया। ये डिस्टिल वाटर है, 1 बूंद दवा है, ढक्कन को बंद कर दिया। इसमें बाल डाल दिया आधा बोतल के अंदर। अगर बड़ी बाल है तो ज़्यादा अंदर भी रख सकते हैं, अगर बाल छोटी हो तो थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर, या बिल्कुल छोटी हो तो पूरा अंदर डाल करके ढक्कन से बंद करके ऐसे 3 स्ट्रोक करना है। एक हाथ पर झटका मारना है, दूसरे हाथ में बोतल है, बोतल को ऐसे हमने पकड़ा है। लास्ट वाली लिटिल फिंगर के ऊपर बोतल लिटिल फिंगर पर और अंगूठे से हमने बंद कर रख दिया ऐसे, और मुट्ठी को बंद कर दिया और ऐसे हमने 10 स्ट्रोक दिए, ठीक है। अरे और कैसे हम बड़ा करके दिखाएं आपको। हाँ सर हाँ बताइए। हाँ, कह रहे हैं कि बाल को हम रूट से कबार करें या काट कर। आप बता रहे हैं। अगला प्रश्न, अभी पहले मेरा एक प्रोसेस पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, हमने बाल को डाल दिया, मेरा बाल है। अब इसका जो भी दवा इसके अंदर डाली गई होगी, ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी इस दवा का। हमने क्या किया, ऐसे हम 10 स्ट्रोक दिए और हमने इसके ऊपर लेबलिंग लगा दिया। ये कवर है, कवर के ऊपर हमने लेबल लगा दिया। अगर हमने डायरी नंबर नोट किया है कि पेशेंट की डायरी नंबर ये है, तो डायरी नंबर आप 1-2 पेज नंबर लिखे हैं तो पेज नंबर दे दीजिए और तारीख लिख दीजिए 4-7 और पेशेंट का नाम लिख दिया। ये हमने मार्किंग लगा दिया कि ये मार्किंग है, और इस बोतल को हमने इस कर्क में बंद कर दिया। उसके बाद इसको हम सेफ रखने के लिए अलग से इसको कर दिया और लेबलिंग लगा दिया यहाँ पर, और इस लेवल के साथ हम सेल्फ में सीरियल वाइज नाम एस से नाम है तो एस के लाइन में हमने इसको व्यवस्थित रख दिया। अब अगला प्रोसेस क्या है, पेशेंट को हमने मुंह से ओरली कुछ खाने को नहीं दिया है। टैप वाटर या डिस्टिल वाटर
टैप ऑन विंडो, टैप ऑन विंडो सर। अच्छा, टैप ऑन विंडो कहाँ दिख रहा है? सर जहाँ पे बीच में केस नजर आ रहा है और एक आपका विंडो आ रहा है ना, तो अगर आपके विंडो को क्लिक फिर करेंगे से तो वो बताइए कहाँ इनलार्ज हो पर? जाएगी। सर जो एक तो आपका विंडो आ रहा है और आपको क्लिक नहीं करना, हमको स्टूडेंट्स को जहाँ पे आप बोल रहे हैं उसको क्लिक करने से वो इनलार्ज हो जाएगा। वी कैन रोटेट बिटवीन द सिम्टम्स विंडो एंड योर विंडो। स्क्रीन सर, हम उस स्क्रीन ऑफ कर दें तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। हाँ सर, आपके ऊपर उसके ऊपर टैप करते हैं ना तो वो रिप्लेसेबल है। ये मैंने ऑलरेडी चालू किया है, जिसमें ये है ना व्यूवर्स, व्यूवर्स और क्या बोलेंगे, मैम हमारे लिए बता रहे हैं कि हम लोग अपने फोन में कर सकते हैं। अच्छा आप अपने सर फ़ोन में कर सकते हैं। हाँ सर, इजीली आपका वीडियो इंक्री मतलब जूम आउट हो रहा है, कोई मेरा तो दिक्कत क्लियर नहीं है है। ना मेरी तरफ से? जी जी, या ओके या ओके, या यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है। क्लियर हाँ, आंसर, क्लियर तो दिख रहा है सर। अब हम ये डिस्टिल वाटर या नॉर्मल घर का पानी भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमने लेवल लगा करके इसको रख दिया। अब अर्जेंटम नाइट्रिकम हमें रोगी को मुंह से खिलाने की ज़रूरत नहीं है। दिस मेडिसिनल एनर्जी ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/3 will started to transmit from this to patient anywhere in this। ये सेट हमारे पास रहेगा, हम रोगी को नहीं देते हैं क्योंकि वह इसके मैनेजमेंट को नहीं जानता है, हाउ टू मैनेज। अगर यह दवा अगर लगी रह गई 1 साल तक तो मेडिसिन अग्रवेट करेगा। होता क्या है, जब हम ओरली देते हैं तो इसका असर कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक फोर्स वीकर डायनेमिक फोर्स को हटा एक्सटिंग्विश आउट कर देता है और बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का ट्रांसमिशन जब तक बाल इस रोगी का इस बोतल के अंदर पड़ा हुआ है, मेडिसिनल एनर्जी फ्लो होते रहता है। तो हम जब रोगी का ट्रांसमिशन दवा ख़त्म कर देना होता है तो हम बाल को निकाल देते हैं। देखिए ये बाल है, हम इसको बाल को पकड़कर निकाल दिए। अब ये खाली बोतल हो गया। हम इसके बोतल के ऊपर यहाँ नाम लिख देते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/3। अब ये पूरे लाइफ टाइम यह बोतल सिर्फ अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/3 के लिए ही उपयोग होगा। हम कभी अर्जेंटम नाइट्रिकम 4 नहीं बना सकते। दवा का नाम का लेवल चेंज नहीं होगा। जो लेवल एक बार लग गया बोतल पर, यही बोतल लाइफ टाइम रहेगी या अन्यथा फेंक दी जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरी दवा नहीं डाल सकते। और फिर इसी हेयर को, जो हेयर हमने एक बार रोगी का लिया है, हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि कई बार 4 साल के बाद रोगी फ़ोन करते हैं, मेरा हेयर तो आपके पास पड़ा होगा, मुझे सिर दर्द कर रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी दवा को नाम और लेबल लगा करके रखा हुआ है, हमने इसमें रख दिया था। हमने फिर से उपयोग किया, निकाला और अभी जो सिलेक्टेड दवा होगी उसमें ट्रांसमिट करके रख देंगे। तो ये लाइफ टाइम हमारे पास 15 साल 20 साल के हेयर पड़े हैं, वो भी काम करते हैं। मतलब हेयर डेड नहीं होता है। हम अगला साइंस में आपको बताने जा रहा हूँ कि आवाज आ रही है। अगर सब लोग अपना माइक बटन ऑफ कर दें तो और आसान होगा, आपकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, जब बोलना हो तो ऑन कर दीजिए, फिर बाद में ऑफ कर दीजिए। सर ये मेडिसिन इसी पेशेंट के काम आएगी या किसी के भी काम आ सकती है? यह मेडिसिन खाली बोतल जो पड़ी है वो किसी को भी काम आएगी, लेकिन उपयोग में करने के पहले एक बार इसे धो देते हैं, ताकि कुछ अगर डस्ट, बाल का कुछ डस्ट पड़ा हो पुराने पेशेंट का तो निकल जाए। लेकिन जनरली 1-2 बार साफ़ कर देते हैं। तो वो मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम 3 किसी भी पेशेंट को जब ज़रूरत पड़े तो उस बोतल का उपयोग हम कर सकेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी कैसे देते हैं? समझो किसी को TDS BD देना होगा तो अभी अगला प्रोसेस, हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को ट्रांसमिट कर दिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम का फ्लो शुरू हो गया। यह स्विच ऑन ऑफ
क्लास है ना, नहीं दिया चार से क्लास, सोमवार से बोला क्लास हो, क्लास शुरू कर दिया। हेलो, हाँ हाँ पढ़ हाँ, तो फिर से एक बार दे दीजिए। हाँ फिर से एक बार दे दीजिए। मेरे घर में बहुत ज्यादा हाँ हाँ हाँ, चांगुली दे दीजिए। ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/3 ट्रांसमिट कर दिया। अब अर्जेंटम नाइट्रिकम का फ्लो शुरू हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक वायर से बिजली पास करती है, वह सतत पास कर रही होती है। हमें ऑफ करना है तो हमें बाल को दवा से अलग कर देना होगा। पास में नहीं रखेंगे, हेयर को और बोतल को दूर रख देंगे। अगर नज़दीक सटा भी रहेगा तो दवा काम करना शुरू रखेगा। हाँ, अब इसका रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ? इसमें रिपीटेशंस नहीं होती है, लेकिन कैसे होती है वो मैं बता दूं। सर ये समझते नहीं सर। आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ऐसा करता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, फिर आप पूछ नहीं पाएंगे, यही तो दिक्कत है। तो लेकिन फीवर का केस रहेगा तो कैसे करने का? अभी फिर बताता किसी को बीडी टीडीएस देना होगा तो अभी बता। सर एक दफा आप डेमोन्स्ट्रेट कर लें पूरा, फिर अभी मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब ये वन वे एनर्जी हो गया, इधर से एनर्जी जाएगा, उधर से वापस नहीं आएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अर्जेंटम नाइट्रिकम ट्रांसमिशन शुरू हो गया। अर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी के शरीर में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर जाने के बाद जैसे ओरल मेडिसिन हम देते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम एक बार में, तो जिस तरह से काम कर रही होती है, रोगी को दवा काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि एक बार हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/3 रोगी को खिला दिया। अब रोगी 2 दिन के बाद कहता है कि मुझे आराम तो था, फिर से तकलीफ़ हो रही है। हम क्या करते हैं उस अवस्था में, इसी बोतल में जिसमें ऑलरेडी दवा लगी हुई है, हमने अभी निकाला नहीं है, हमने क्या किया है, अभी बाल लगे हुए नाम और मार्किंग करके रख दिया है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, महीना के बाद रोगी का फ़ोन आता है कि अभी तक आराम था, फिर से हो रहा है। हम बोतल को निकालते हैं, बाल जैसे थे वैसे ही रखते हैं, फिर से हम 10 स्ट्रोक फिर से दे देते हैं, फिर से हम 10 स्ट्रोक दे देते हैं। फिर से 10 स्ट्रोक देने का मतलब होता है रिपीटेशन। हमने सेम मेडिसिन का रिपीट कर दिया। कुछ रोगी बोलते हैं कि अब तक तो बहुत फ़ायदा था, अब फिर से होने लगा। तो 1-2 बार हमने स्ट्रोक कर चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ, अब हमें इसकी पोटेंसी बढ़ानी है। जैसे ओरल में करते हैं वही प्रोसेस ट्रांसमिशन में करना है। हमने अगर 0/3 को 0/4 करना है तो हमने हेयर को निकाला, ये अब अर्जेंटम का नाइट्रियम लगा दे। अगला नेक्स्ट बोतल लिया, नेक्स्ट बोतल में फिर से पानी भरा, मार्किंग किया कि अर्जेंटम नाइट्रियम 0/4 है, फिर से इस हेयर को इसमें डाले, ढक्कन बंद करके 10 स्ट्रोक करके फिर से कवर में रख दिया। ये अर्जेंटम नाइट्रियम 0/4 अब ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। मतलब कि एक बार स्ट्रोक करने से मेडिसिन की एनर्जी रोगी में फ्लो होना शुरू हो गया। फिर से तकलीफ हुआ तो स्ट्रोक कर देते हैं, फिर से रिपीटेशन हो गया। पावर बढ़ानी है तो बोतल बदल दिए, दवा बदल दिए, फिर से मार्किंग करके रख दिए। ठीक हो गया तो दवा को बाल से अलग करके रख दिया। अब फीवर के केस में भी या किसी भी केस में अगर पोटेंसी इंक्रीज करनी है तो बोतल बदलेंगे, हेयर वही रहेगा। एक हेयर
जब तक वह गुम नहीं हो जाता है तब तक वैलिड है। कई बार पंखे की आवाज़, पंखे की तेज़ में हवा में उड़ जाएगा, इसलिए हम 3-4 हेयर मंगवाते हैं रोगी का कि अगर हेयर बोतल के अंदर डालना है। अभी तो मैंने प्रोसेस दिखाया आपको, फिर से दिखा दूँ, फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये हेयर है, बहुत पतला मेरा हेयर है, आप शायद स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हों, दिखा, ये मेरा हेयर है। रोगी का हेयर लीजिएगा आप, अपना हेयर मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको वो मेडिसिन ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ओके, मैंने रोगी के हेयर, इसमें दवा, पानी और बोतल को इसमें डाल दिया, आधा अंदर आधा बाहर। बोतल के अंदर दवा डालनी है, बाहर नहीं, तभी तो हम ये बाहर की तरफ दिख रहा है। मैं कैमरा आपको नज़दीक कर रहा हूँ, अगर देख पा रहे हो तो ठीक है। अब इस पर हम बोतल पर मार्किंग कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, कवर पर नाम लिख देते हैं। एक्यूट केसेस में हम रिपीट करते हैं स्ट्रोक करके। नेक्स्ट पोटेंसी बढ़ाने के लिए 1 प्लसिंग भी करते हैं इसका। नेक्स्ट पोटेंसी बढ़ाने के लिए बोतल बदल देते हैं। और अब हम इसके, आपको मैंने ट्रांसमिशन प्रोसेस बता दिया, अब मैं बताऊंगा कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। अभी तक जो बताया उसमें कोई प्रश्न है तो पूछ डालिए। टाइम टेकन फॉर ट्रांसमिशन आफ्टर स्ट्रोक। जैसे बिजली का बल्ब ऑन करते ही मेडिसिन का असर शुरू हो जाता है, इसमें भी उसी फास्ट एक्शन करता है। अगर मेडिसिन का सिलेक्शन आपका सही है तो विद इन सेकेंड पेशेंट बोलेगा आराम लग रहा है, नहीं तो जिसकी ससेसिबिलिटी कम है वो 1 घंटे के बाद बोलेगा, कोई रोगी 2 घंटे के बाद बोलेगा। मतलब यह डिपेंड करता है, जैसे किसी को आपने ओरल दिया तो ओरल देने के बाद बहुत सेंसिटिव लोग 2 मिनट में बता देते हैं डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है, और जो सेंसिटिविटी लेस है वो 1 घंटे के बाद बोल रहा है हाँ थोड़ा फ़ायदा लग तो रहा है, और फ़ायदा नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, फिर से स्ट्रोक कर देते हैं तुरंत, आधे घंटे 1 घंटे के बाद। लगता है कि मेडिसिन का असर अभी नहीं हुआ है और मेडिसिन वही है, तो हम एक बार स्ट्रोक कर देते हैं। जैसे कैसे हम ओरली देते हैं तो 3 डोज देते हैं, 1 डोज 10 मिनट के बाद, दूसरा डोज, तीसरा डोज। इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर दवा ट्रांसमिशन के बाद थोड़ा देर तक में रोगी बोलते कि कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है तो हम फिर से स्ट्रोक कर देते हैं, लेकिन जनरली इसकी ज़रूरत कम पड़ती है। ओके, वन प्लस पोटेंसी में क्या करते हैं, जैसे यही बोतल को हमने 10 स्ट्रोक दिया और बाल को रख दिया, ऐसे हाथ में पड़ा है, हमने सारी दवाइयाँ यानी पानी गिरा दिया, थोड़ा सा रखा 1 पार्ट, 99 पार्ट पानी गिरा दिया, 1 पार्ट रखा, उसमें फ्रेश पानी डालेंगे, हेयर को डालेंगे, ढक्कन बंद करेंगे, स्ट्रोक कर देंगे, 1 प्लस हो गया। मीन्स दवा की मात्रा कम हो गई। दवा हम फिर से नहीं डालेंगे, एक बार अर्जेंटम नाइट्रिकम डाल दिए हैं फिर दोबारा नहीं डालेंगे 1 प्लस में, क्योंकि हमें मेडिसिन की मात्रा कम करनी है। 1 प्लस में यही करते हैं ना। डाई किया हुआ हेयर चलेगा, रूखा हेयर चलेगा, सूखा हेयर चलेगा, मरा हुआ हेयर, मरे व्यक्ति का हेयर भी चलेगा, लेकिन वो जिंदा नहीं होगा। कहने का मतलब कि हेयर चाहे कैसा भी हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, डाई किया हुआ है, कलर किया हुआ, लाल कलर किया हुआ, ब्लैक कलर में हो, ब्राउन कलर में हो, और कितने कलर के हेयर डाई होते हैं, सब कलर के हेयर डाई चलेंगे। बाल होना चाहिए। अब बाल के अलावा और क्या चलेगा, जानकर आपको आश्चर्य होगा। हम नाखून जो बढ़ जाती है भाग, नेल जो ऊपर का भाग कटा हुआ जो हम फेंक देते हैं, उसको भी हम आधा डाल सकते हैं। ब्लड की 1 बूंद निकाल करके भी डाल सकते हैं। अगर पेशेंट बाहर गांव हो तो हेयर रूट से हो या पूंछ से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा डालिए, सीधा डालिए, घुमा के डालिए या तिरछा करके डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंबाई चाहे जितने भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उसी रोगी का बाल होना चाहिए जिस रोगी का
कई महिलाएं हेयर लाती है सास का कि डॉक्टर साहब मेरे सास का स्वभाव सुधारना है, मेरा पति पीता है उसको पीना बंद करना है। मैं बोलता हूँ कि उसी का हेयर है ना, ठीक से किसी दूसरे का तो हेयर नहीं लाई हो ना। तो हम ऐसा भी करते हैं, रोगी का हेयर मंगवाते हैं, रोगी को गुप्त रूप से उसकी नशा छुड़वाने की दवा करते हैं, सास की स्वभाव या बहू का स्वभाव बदलने के लिए, पति का स्वभाव बदलने के लिए उसका हेयर मंगवाते हैं और ट्रांसमिशन शुरू करते हैं केस टेकिंग के बाद। काट कर के गिरा हुआ टूटा हुआ कहीं से भी हेयर चलेगा, रूट से हो या पूंछ से हो, आधा टूटा हो, बस रोगी का हेयर होना चाहिए। हेयर नहीं है तो नाखून होना चाहिए, और वो भी नहीं हो तो क्या हैगा। जैसे हम फोटोग्राफ्स मंगाते हैं, एक बार क्या कई बार ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं। एक रोगी ने फ़ोन किया कि मैं ट्रेन में हूँ और मुझे लूज स्टूल बहुत ज़बरदस्त हो रही है और बहुत नज़दीक तक ट्रेन रुके भी तो कहीं रात को दवाइयाँ मिलेगी कि नहीं, और मुझे ऐसा है ये तकलीफ़। मैंने बोला कि घर के किसी लोग को बोलो कि तुम्हारे घर पर कहीं फ़ोटो है तो तुम्हारा फ़ोटो लेकर के तत्काल मेरे पास आ जाए। तो ऐसा ही हुआ, उसके फ़ोटो पर हमने आर्सेनिक 0/3 ट्रांसमिट किया और उसका लूज स्टूल होना बंद हो गया। तो ऐसे अनेकों प्रयोग हैं, लेकिन यह हेयर वाला प्रयोग इजी है, आसान है और कोई तंत्र मंत्र नहीं लगता है। नहीं तो लोग आपको तंत्र मंत्र, महाराष्ट्र में एक तंत्र मंत्र उन्मूलन कार्यक्रम चलता है, अगर किसी को पकड़ लिए गए तो सरकार में केस हो जाएगी कि यह लोगों को तंत्र मंत्र का प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। कटेकली सर जी हैं, वहाँ चलता है ना प्रोग्राम। महाराष्ट्र के कौन कौन से लोग हैं पार्टिसिपेंट? कम हो गए लगता है संडे के चलते। आज स्पेशल क्लास है, 4 घंटा चलेगा। कितने लोग तैयार हैं? कोई तैयार नहीं है, सब तैयार हैं। ओके, चलिए पाकिस्तान से हमारे शेर तैयार हैं। शेर नहीं सुनाते आप वहाँ से कुछ? ओके, चलिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, तो यह अंधश्रद्धा नहीं है, यह एक साइंस पर आधारित है। हम इस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, यह साइंस क्या है। ऐसे डॉक्टर साहनी साहब ने इस साइंस को अपने बुक में लिखा है। हम बहुत शॉर्ट में आप इसको बता देते हैं। जैसे रमन इफ़ेक्ट का नाम आपने साइंस में या फिजिक्स में सुना होगा। जैसे ये टॉर्च हुआ, ये टॉर्च है ना? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर हमने दीवार पर टॉर्च को फोकस मारा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी लाइट किसी भी सब्सटेंस पर पड़ता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, जिस वस्तु पर लाइट पड़ी होती है उस लाइट का एक परिवर्तित रूप रिफ्लेक्ट होता है। जैसे यह मेडिसिन है, बोतल है, इसमें दवा है, इसमें पानी है, यह ढक्कन बंद है, इसका हेयर और पानी, मतलब इस हमारी होम्योपैथिक दवा इज ए एनर्जी, इट इज़ नॉट ए मास। यह एक मात्रा नहीं है, यह एक एनर्जी है। हमारी होम्योपैथिक की अर्जेंटम नाइट्रिक की गोली यहाँ रख दीजिए, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्वतः उत्सर्जित कर रहा होता है। हम अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश करता हूँ। हम शुरुआत करते हैं यह बताने की कि होम्योपैथिक दवा इज ए एनर्जी, इट इज़ ए नॉट ए मास। यह कोई मात्रा नहीं है, यह सब्सटेंस नहीं है, यह एनर्जी है। क्यों? जब हम बनाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, इतना बार घर्षण करते हैं
कि यह जो दवा है हमारे पास वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी वाली दवा हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि यह 80 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड वेव उत्सर्जित कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। तो जो हमारी दवा है पोटेंटाइज, वह एक एनर्जी का स्रोत है जो ऑलरेडी एनर्जी उत्सर्जित कर रहा होता है। हम इस एनर्जी को चैनलाइज्ड करना है, एक सही दिशा देनी है। जो हाँ, आधे घंटे में बात करें। इस एनर्जी को जो स्वतः उत्सर्जित कर रहा होता है उसको हमें एक सही दिशा देनी होती है। वी हैव टू चैनलाइज दिस एनर्जी, रीडायरेक्ट दिस एनर्जी टू ए पार्टिकुलर पर्सन। हम क्या करते हैं, जो दवा की एनर्जी उत्सर्जित हो रही होती है हम रोगी के मुंह में डाल देते हैं, जीभ के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाती है। क्या पहुंचती होगी होम्योपैथिक की एक बूंद की दवा पेट तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। क्यों काम करती है? क्योंकि यह सब्सटेंस नहीं है, यह एनर्जी है। हमारे बॉडी के किसी एनर्जी फील्ड के संपर्क में आ जाना चाहिए। स्किन के ऊपर भी रख दिए तो दवा काम करती है, क्योंकि यह एनर्जी है। और एनर्जी कैन नॉट बी created and cannot be destroyed. It can be transformed from one form to another form, redirected. तो इस ऊर्जा को जो हमारे गोली में, लिक्विड में है, उसको हमें एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। अब मेडिसिन के एनर्जी फील्ड में, दवा के एनर्जी फील्ड में रोगी का हम बाल रखते हैं। जैसे यह मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास में कोई आयरन सब्सटेंस नज़दीक में आता है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और सेम पोल हो तो रिपेल करेगा। तो ये मैग्नेट है। तो हमारी दवा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्वालिटी रखने वाली दवा की शक्ति होती है। अगर रोगी का हेयर हम शरीर से अलग भी कर देते हैं तो यह डेड नहीं है। अभी हम आपको समझाया कि होम्योपैथिक दवा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्वालिटी रखने वाला एक सब्सटेंस है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि बाल क्या है। बाल जो शरीर से हमने अलग कर दिया, यह बाल क्या है? बाल क्या है? यह हमारी इम्प्रिंट है, हमारी छाप है, डीएनए है। पूरे वर्ल्ड में एक तरह का बाल दुनिया में किसी दो का मैच नहीं हो सकता। यह हमारे डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। और बाल जो शरीर में है या शरीर से अलग कर दिया गया है, ये डेड नहीं है। आप महर्षि अरबिंदो का फिलोसफी सुना होगा कि देयर इज नथिंग डेड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ मृत नहीं है। अब इस पेन को ले लीजिए, ये पेन मृत है, डेड है? देयर इज नो लाइफ बट देयर इज लेटेंट कॉन्शियसनेस। इसमें ऊर्जा है। आप दो सब्सटेंस को घर्षण कीजिए, इसमें आग पैदा ले लेगा, तो क्या यह मृत है? कितनी बड़ी एनर्जी है, हीट एनर्जी डेवलप कर देता है। और कलम तो ताकत है, कुछ भी लिख सकता है, क्रांति ला सकता है। मीन्स ये तो एग्जाम्पल बताया, बट देयर इज नथिंग डेड इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज लेटेंट कॉन्शियसनेस। एंड आवर हेयर, जो कि हम शरीर से अलग भी कर देते हैं, ये डेड नहीं है। आप जो इजिप्ट में मम्मी रखी गई हैं, डेड बॉडी, उसमें हेयर बढ़ते हुए पाए गए हैं, नेल बढ़ते हुए पाए गए हैं। सुना है आपने कि नहीं? आप बोल नहीं पाएंगे, मैंने म्यूट कर दिया है। आपको बोलने की इच्छा है, अनम्यूट कर दो। ध्यान रखिएगा, अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा मत बोलिएगा कि मुझे म्यूट फिर से करना पड़े, क्योंकि आप लोग एक साथ कई लोग बोलने लगते हैं तो फिर, और मुझे भी इच्छा होती है कि आपकी मीठी आवाज़ सुनो। सर मेरा बेटा तो मानता ही नहीं इस चीज़ को। कौन है बेटा? किधर है? बुलाइए उसको। सॉफ्टवेयर
इंजीनियर है एकदम पूरा अरे लगता है कि मैं भी जंतर मंतर इंजीनियर बोल रहा हूँ, है। बुलाइए उसको, मुकाबला हो जाए आज। एकदम नहीं मानता है, बोला हमको कोई समझा दे तो समझे। आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कहीं बात करो तो जी। जी हाँ, तो पहले बात किया, किधर है, बात किया सर, नहीं बात किया। किधर है, दिखाइए चेहरा। वो भाग गया। अभी यहाँ का काम करता है बेंगलोर। चलिए नमस्कार जी, किधर हैं आप, ऑनलाइन हैं? भाग गया। भाग गया, कोई बात नहीं। देखिए हमें हमें रिस्पेक्ट करना है। जो विरोध करते हैं उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और विरोध होना भी चाहिए। हमें अंधविश्वास को नहीं मानना है, हमें साइंस को मानना है। तो एनीबडी हु क्लेम्स दैट दिस इज नॉट ए साइंस, आई वेलकम टू देम, एंड मुझे प्रूफ करना है क्या भाई लगा लेके बात कर। कि यह एक साइंस है एंड इट वर्क्स। ओके, हम चर्चा कर रहे थे कि बाल इज नॉट ए डेड, हेयर इज नॉट डेड, एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड मृत नहीं है। अब हमारी बाल को शरीर से अलग कर दिए हैं तो भी यह 80 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड वेव्स को उत्सर्जित कर रहा होता है। आप अगर किसी जानवर के शरीर कट जाता है, आप छिपकली के पंख, पैर, पूंछ कट जाती है तो वाइब्रेशन होता है, आपने देखा होगा। ये तो बात अलग है कि क्यों होता है, लेकिन हमारी आवाज़ आ रही है आप लोगों का? रिकॉर्डिंग क्या? जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा हाँ, तो हमारी बाल को हम शरीर से अलग भी कर देते हैं तो यह मृत नहीं है। पहले के ज़माने में लोग बाल से तरह तरह के प्रयोग करते थे, अविद्या का प्रयोग करते थे, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, वो गलत नहीं है। लेकिन कई लोग बोलते हैं आप तो किसी को भी पागल बना सकते हैं, किसी को बीमार कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, मैंने मेडिकल साइंस में ये ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है, हम किसी का कल्याण के लिए ही बात सोचते हैं, किसी का गलत नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, हम सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, वैसी एनर्जी जो मेडिसिनल रूप में बनाई गई है। हम पॉइजन को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि यह क्रूड का सब्सटेंस का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। सिर्फ उसी तरह के सब्सटेंस, जैसे हमारे पास स्नेक पॉइजन है, लेकेसिस, हम ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन क्या स्नेक पॉइजन हमारे को रखा जाए और वहाँ बाल रखा जाए तो हमको इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, उसको हम अगर पोटेंटाइज कर देते हैं, पोटेंटाइज का मतलब होता है कि मेडिसिन को एनर्जी वेव्स फॉर्म में बनाना होगा, सेंटिसिमल या डेसिमल या एलएम पोटेंसी बनानी होगी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आज बंद रहेगा, सुबह में, कल आई, कल कोई अर्जेंट नहीं है ना? सुबह में अर्जेंट नहीं है ना? अर्जेंट नहीं है ना कुछ? हाँ तो कल आइए। हाँ, तो जो एनर्जी वेव्स हैं उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। हमारी मेडिसिन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्वालिटी को रखता है, इस मेडिसिन को हम, इस एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं और उस रोगी तक पहुंचा सकते हैं जिसका हेयर इस मेडिसिन के एनर्जी फील्ड में होगा। तब हमने बताया मेडिसिन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटी रखने वाला सब्सटेंस है। हेयर हमारा इम्प्रिंट है, रोगी की छाप है,
रोगी का रिप्रेजेंटेटिव है। अब रोगी का बाल क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है आपकी तरफ से? किनकी आवाज आ रही है? उनको आप लोग मैडम बताइए। की आवाज है सर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बाल शरीर से अलग कर दिया गया है, फिर भी हमारी इम्प्रिंट है, हमारी परछाई है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। यह शरीर से अलग भले है, लेकिन इससे एनर्जी ऑलरेडी उत्सर्जित कर रही होती है। शरीर से निकलने के बाद भी ऐसे आज साइंस में साबित हो चुका है कि अगर इस रूम में आप थे, आपने श्वास लेकर के इस रूम से बाहर गए, तो हमारे पास नहीं, वो डॉग हैं एक तरह का स्पेशल डॉग, वो सूंघ करके आपके तक पहुंच जाते हैं। कैसे? क्या छोड़ के गए थे आप? हमें वो साइंस नहीं मालूम है, लेकिन कुत्ते को साइंस मालूम है, वो पहुंच जाता है आपके तक। आपकी फिंगरप्रिंट से आपकी पहचान हो सकती है। तो साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, हम अभी नहीं हम आपको नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे पहुंच रहा है, लेकिन यह प्रूव्ड है। आज नहीं तो कल और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन होगी और आप पता करेंगे, क्योंकि हमने और हमारे जैसे हज़ारों हज़ार डॉक्टर इस ट्रांसमिशन का प्रयोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल पा रहे हैं। हम तो प्लेसिबो देते भी हैं 50% पेशेंट को, जिनको खाने के लिए देते हैं उनको प्लेसिबो देते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो ट्रांसमिशन करते हैं और एक भी प्लेसिबो नहीं देते हैं। आगे अब इस साइंस पर वापस आते हैं। साइंस का विषय है, थोड़ा समझने में देर लगेगा, हम टुकड़ों टुकड़ों में बता रहे हैं। मैंने बताया मेडिसिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी रखती है। हेयर हमारा इम्प्रिंट है, यह डेड नहीं है, भले शरीर से अलग कर दिया गया है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित कर रहा होता है। अब हमने बाल को और हेयर को एक साथ मिला दिया। जैसे मैग्नेट के संपर्क में, मैग्नेट एक पावर है, तो जितने भी मैग्नेटिक पावर रखने वाले सब्सटेंस है, जो कि हमारे दवा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखता है, इसके संपर्क में कुछ भी सब्सटेंस आता है, जैसे हेयर आया। अब हेयर और बाल, हेयर और दवा दोनों एक साथ पड़ा हुआ है। अब रमन इफेक्ट को हम याद करते हैं। साइंस में रमन इफेक्ट क्या कहता है? इफ़ एनी लाइट फॉल्स ऑन एनी सब्सटेंस, लाइट की किरणें अगर किसी भी सब्सटेंस पर पड़ती है और यह इनकमिंग लाइट और आउटगोइंग लाइट 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वह प्रभावित होती है जिस सब्सटेंस से होकर के वह रिफ्लेक्ट हुई है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर यह ग्रीन सब्सटेंस पर कोई लाइट पड़ी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वह ग्रीन लाइट को कुछ क्वालिटी को लेकर के रिफ्लेक्ट होती है। आपने देखा होगा कि टॉर्च किसी सब्सटेंस पर पड़ती है और वो हरा होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड होता है वो हरा जैसा दिखाई देता है। एक बाल्टी में पानी भर दीजिए और ब्लू कलर का मग रखिए, पानी कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस पर लाइट पड़ती है जो रिफ्लेक्टेड होती है, तो जब हमारा बाल को हम दवा के संपर्क में रख देते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस पर पड़ती है, तो जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो इस मेडिसिन की एनर्जी को लेकर के रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी, रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मेडिसिन की एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट होती है और यह सेम फ्रीक्वेंसी टैली करती है। अगर यहाँ बाल किसी घोड़े का है तो घोड़े को ही एनर्जी जाएगी, जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति को एनर्जी जाएगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ही हेयर और दवा के साथ टैली करता है। हमने मेडिसिन का सिलेक्शन अगर गलत किया है तो मेडिसिनल एनर्जी वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ हो, तो ही यह दवा एनर्जी उस व्यक्ति तक जाएगी जिसका हेयर
इस दवा के संपर्क में है। इसको हम रफ भाषा में समझते हैं। जैसे अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, अगर आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में है, वह परेशान हो रहा है, आप सेंसिटिव हैं, तो आप प्रभावित हो जाता है ना कि मेरा आदमी प्रभावित हो रहा है। एक सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है ना। डॉक्टर साहनी ने एक प्रयोग किया। अलग अलग तालाब में गए, केकड़ों का एक परिवार, केकड़े होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको सर? होता है केकड़ा। क्या? क्रैब। केकड़ा होता है। क्रैब, CRAB, क्रैब। नहीं सुनाई दिया? हाँ सर, केकड़े निकलता है सर। तो जैसे क्रैब, तो क्रैब के एक परिवार को उल्टा किया उन्होंने, ऐसे सीधा ऐसा होता है ना, उसको उन्होंने एक को उल्टा किया, तो सारे उस परिवार के केकड़े उल्टे हो गए अपने आप। क्या हुआ? एक सिंपैथेटिक इफेक्ट हुआ, मतलब उनकी संवेदना उस व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, तो वह प्रभावित होता है। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आपका बाल यानी रोगी का बाल यहाँ दवा से प्रभावित हो रहा है, दवा के चमत्कार में वो प्रभावित हो रहा है, तो जिसका बाल इस दवा में है वो व्यक्ति प्रभावित होने लगता है इस दवा के इफेक्ट से। हमारा परिवार, हमारा कोई मेंबर वर्ल्ड के कहीं दूसरे कोने में है, वो प्रभावित होगा। हम टेलीपैथी का नाम सुने होंगे। उसमें होता है कि हमारा लड़का, हमारा कोई बहुत नज़दीकी को अगर पेन होता है तो हमको ऑटोमेटिक पेन होने लगता है, मालूम नहीं कि कैसे पेन होने लगता है। यह हमारी हमदर्दी है, एक दूसरे से नज़दीकीपन है। वो पेन एहसास करता है, फ़ोन भी नहीं करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, बेटा सब तो ठीक तो है, बोले नहीं पापा ऐसा तकलीफ़ है। क्या हुआ? यह सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है, जहाँ दिल से रिश्ता या बहुत नज़दीक से DNA लेवल तक का रिश्ता अगर किसी व्यक्ति से आपका जुड़ गया है, वह प्रभावित होगा, तो किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि हमारे अपने कुछ तकलीफ़ में हैं। वैशाली मकवाना जी, अभी आप प्रोसेस को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप ग्लास बोतल और दूसरे बोतल के फेरे में पड़े हैं। ध्यान से सुनिए, मैं सब बताऊंगा। आज नहीं पूरा होगा तो कल फिर क्लास लूँगा, अगर थक जाएंगे तो आप लोग बता दीजिएगा, आज का क्लास समापन करेंगे, कल कर लेंगे। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। हम भी सर बीमार हो गए हैं। आप बीमार हो गए थे? हो गए हैं सर। ओहो, तो ठीक है, तो क्लास जल्दी बंद करके पहले आपको दवा बतानी पड़ेगी। आना पड़ा सर आपका क्लास सुनने के लिए। डोलो 650। क्या बोले? डोलो 50 लेना पड़ा? डोलो 50 मत लीजिए, अभी दवा देते हैं। दवा अच्छा, ट्रांसमिशन करते केस टेकिंग कर लिया जाए क्या इनका? कोई हाँ नहीं बोल रहा है तो प्रोसेस ट्रांसमिशन का पूरा कर देते हैं, क्योंकि फिर ये रिकॉर्डिंग जो होगी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपके वो डाउनलोड नहीं होगा। चलिए, ये इसको हम जल्दी समापन करते हैं। ऐसा होगा आज पूरा नहीं होगा तो कल फिर देखेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब ट्रांसमिशन में होता क्या है, हमारा व्यक्ति, हमारा बाल मतलब रोगी का बाल प्रभावित हो रहा है, उस पर अर्जेंटम नाइट्रिकम का बौछार हो रही है, उसकी एनर्जी का हमारे बाल पर अर्जेंटम नाइट्रिकम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रभावित कर रही है बाल को, तो इसकी इफ़ेक्ट हमको होगी, उस रोगी को होगी जिसका बाल उस दवा के संपर्क में है। कैसे? इसके ऊपर लाइट पड़ा, रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रिक्वेंसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच जाएगी जहां पर रोगी है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है इस मेडिसिन के एनर्जी को लेकर के ट्रांसमिट होती है। हेयर की एनर्जी और मेडिसिन की एनर्जी दोनों मिलकर के एक रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, एंड दिस रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द पर्सन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। एंड यह उस तरह से है जैसे दिल्ली रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड के किसी दूसरे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से टैली नहीं करता है। एक जगह ट्रांसमिशन सेंटर है, दूसरी जगह रिसीवर है। हम नॉब को घुमाते हैं, दिल्ली रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है जब टैली होगी तो आवाज़ आना शुरू होगा,
और फ्रीक्वेंसी डिफर करेगा तो आवाज़ दूसरे रेडियो स्टेशन का भी सुनाई दे लेगा। मुंबई का स्टेशन और दिल्ली का स्टेशन मिक्स हो जाए तो क्या होता है, अब तो रेडियो का ज़माना नहीं है और उतनी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का ज़माना नहीं है। नहीं तो पहले दो दो आवाज़ आती थी, तो लोग बोलते थे कि वो भी बोल रहा है, उसकी पत्नी भी बोल रही है। ऐसा नहीं था, अलग अलग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि जिसका बाल रोगी का बोतल में है, उस बोतल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित हो रही है ऑटोमेटिकली। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें कुछ नहीं करना है, और उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जिसका हेयर इस बोतल के अंदर में है। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। सवाल आता है, आप रमन इफेक्ट, लाइट की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्शन, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। यह जो स्टैटिक एनर्जी है, जब हम स्ट्रोक करते हैं, दिस स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगता है। जब सेम फ्रीक्वेंसी टैली होगा तो मेडिसिन उस व्यक्ति के लिए सिलेक्टेड है। हमारा हेयर उस दवा के एनर्जी में क्षेत्र में है। स्ट्रोक करने के बाद से यह एनर्जी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा और उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जिस व्यक्ति का हेयर बोतल के अंदर में है। और जैसे ही हमने बोतल से बाल को अलग किया, स्विच ऑन ऑफ जैसा रोगी को फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर किसी को आपने बेलाडोना में ट्रांसमिट किया है और 6 महीना से ज़्यादा हो गया, तो अब इस मेडिसिन की प्रूविंग शुरू हो जाती है। अगर किसी को प्रयोग करना है तो करके देख ले, नहीं मानता है तो उसको हम मनवा देंगे। कैसे? उसका हम बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन केस टेकिंग करते हैं। उस व्यक्ति का केस टेकिंग कीजिए। अगर किसी को डायरेक्ट आपने लाइकेसिस कर दिया तो उस पर लाइकेसिस का पॉइजन नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि लाइकेसिस उसकी दवा है ही नहीं। जिस रोगी की, जिस व्यक्ति की जो दवा होगी वही दवा ट्रांसमिट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टैली नहीं करेगा तो एनर्जी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो उस व्यक्ति की केस टेकिंग कीजिए और उसका बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन उस व्यक्ति के लिए जो सिमिलर मेडिसिन है, उस मेडिसिन में उस व्यक्ति का हेयर डाल करके 1 साल छोड़ दीजिए। आप डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे गुरुजी से हम शिक्षा इसीलिए आपको बोलते हैं वहाँ जाके सीखिए। आपको इतना एथिकल और बताया जाएगा कि ऐसा गलत नहीं करना है। लेकिन अगर आपको गलत करना है तो क्या करेंगे, वो दवा अगर बहुत दिन तक होगा तो उस मेडिसिन की प्रूविंग शुरू हो जाएगी। अब बेलाडोना की प्रूविंग शुरू होगी तो क्या होगा, कई बार प्रारंभिक तौर पर जब ये प्रयोग चल रहा था तो गलती से उसमें छूट गया। तो अब रोगी फ़ोन किया, डॉक्टर साहब बहुत सीवियर पेन हो रहा है, क्या करूं? तो वह सभी उस मेडिसिन की बता रहा है जो मेडिसिन ऑलरेडी चल रहा था और हमने डिटैच करना भूल गया। हम बोलते हैं 2 मिनट के बाद फ़ोन करना, हमने तुरंत देखा, उसका नाम लेवल निकाला, बोतल को निकाला, बोतल 5 मिनट के बाद फ़ोन किया, कैसा है? बोले डॉक्टर साहब गायब हो गया, जादू हो गया, आपने क्या किया? तो अगर प्रूविंग शुरू हो गई उस मेडिसिन की, जस्ट आपको बाल को दवा से अलग करना देना है। तुरंत स्विच ऑन ऑफ जैसा उसका साइड इफ़ेक्ट तुरंत चला जाएगा। उसकी जो उस मेडिसिन की प्रूविंग शुरू हो चुकी है वो तुरंत चला जाएगा। तो यह साइंस रिस्की है, अज्ञानियों के हाथ में न फैले, इस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि हमारे जो गुरुजी ने जो इस साइंस को स्प्रेड करने के लिए हमको भेजा है यहाँ पर, वो मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं प्रश्न सर, एक चीज एक सवाल था। हाँ, अगर एक पेशेंट जो है सर यहाँ मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। हेयर इस्तेमाल किया हमने एक बीमारी के लिए, वो ठीक हो गया, पेशेंट को 2-4 साल बाद उसका बाल हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको कोई और बीमारी आती है, कोई और मसला आता है, तो वही बाल दूसरी मेडिसिन के लिए हम यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं। धोना पड़ता है क्या तभी? धोना नहीं पड़ता है, आप ऐसे साफ कर दीजिए, रखते वक्त साफ करके रख दीजिए, हो जाएगा। हाँ, तो एक काम,
हम अभी जो वीडियो अभी तक हो रहा था उसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो फिर से जितना लंबा हो जाएगा कि फिर अपलोड नहीं होगा। उसके बाद फिर हम सर मेरा एक हाँ बोलिए।